हाय गाइस, हम यहाँ पे अमेरिकन साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी 1408 को रिकैप करने वाले हैं। ये जो मूवी है ये एक्चुअली में स्टीफन किंग ने 1999 में एक शॉर्ट स्टोरी लिखी थी सेम नाम की, उसी पे पूरी मूवी बेस्ड है और ये मूवी आपको Amazon प्राइम वीडियोस पे देखने को मिल जाएगी। हमारी यहाँ पे मूवी की शुरुआत होती है और हमको एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है माइक एंसलिन और वो बारिश होती हुई रात में अपनी गाड़ी में होता है और वो एक मोटेल की तरफ भाग रहा होता है। हमें यहाँ पे मालूम चलता है कि माइक एक्चुअली में एक ऑथर है जो यहाँ पे हॉरर टूर गाइड बुक्स जो होती हैं उनके बारे में वो अलग अलग जगह जाके उनके बारे में लिखता है। तो वो अलग अलग शहरों में जाता है, इन सब चीजों को कवर करता है और फिर उनको समराइज करके वो एक बुक के फॉर्मेट में उसको पब्लिश करता है। यहाँ पे जब वो बेसिकली पहुँचता है मोटेल के अंदर तो वहाँ पे मोटेल का जो ओनर होता है उससे वो वहाँ का सबसे हॉन्टेड कमरा जो है उसके बारे में वो इंक्वायर करता है। स्टार्टिंग में तो उसको देख के लगता है कि वो लोग नहीं चाहते कि ये जो इंसान है वो उस हॉन्टेड वाले कमरे में रहे, मगर इवेंचुअली देख के लग रहा है कि वो लोग मान जाते हैं और उसको रूम 14 की चाबी दे देते हैं, जिसको वो लेता है और सीधे उस रूम के तरफ निकल जाता है। यहाँ पे हम इसकी बॉडी लैंग्वेज से ये तो समझ पा रहे हैं कि वो इन चीजों में विश्वास नहीं करता। स्टार्टिंग में देख के लग रहा है कि वो वहाँ पे बैठा हुआ है और उसके बाद जाता है जितने भी उसके इक्विपमेंट्स होती हैं जिससे कि वो वहाँ पे चेक कर सके पैरानॉर्मल चीजों को लेके उनको निकाल के सेट करने लगता है, मगर जब उसको वहाँ पे कुछ भी ऐसा एविडेंस नहीं मिलता तो वो बोर होने लगता है और सो जाता है। जिसके बाद अगला दिन दिखाया जाता है, वो जल्दी उठता है और वहाँ से निकल जाता है, जहाँ पे हमें मालूम चलता है कि वो एक बुक स्टोर में आया है जहाँ पे उसकी बुक साइनिंग होनी है। कुछ लोगों को देख के लग रहा है जो वहाँ पे उसकी बातें सुनने को आए हैं और वो यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में बात कर रहा होता है। वो यहाँ बेसिकली उनको बता रहा होता है कि वो इन सब चीजों में विश्वास नहीं करता है और जितनी भी ये सारी चीजें हैं वो उसके अकॉर्डिंग एक फैंटेसी वर्ल्ड का पार्ट है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। जिसके बाद सारे जो लोग उसकी बातें सुन रहे होते हैं वो एक एक करके आते हैं उसकी बुक साइन करवाने के लिए। तो हम यहाँ पे एक औरत को देख पाते हैं जो उसके पास आती है, उसके हाथ में एक बहुत पुरानी सी उसी की लिखी हुई एक बुक होती है। यहाँ पे हमें मालूम चलता है इस बुक के कवर के थ्रू बेसिकली कि माइक पहले जब हॉरर वाली चीजें नहीं लिखता था तो वो बहुत ज्यादा इमोशनल बैकग्राउंड वाली कहानियां लिखा करता था। यहाँ पे वो जो औरत होती है वो बताती है कि वो जेन्युइनली उस बुक को काफी ज्यादा पसंद करती है क्योंकि उसको लगता है कि उसने जो चीजें लिखी हैं वो बहुत ज्यादा असली में होती हैं, उससे वो कनेक्ट कर पा रही है और उसके अकॉर्डिंग वो सारी चीजें बहुत ज्यादा ऑथेंटिक हैं। जिसके बाद उसकी कहानी में एक इवेंट होता है जिसके बारे में पर्टिकुलरली वो यहाँ पे औरत उससे पूछती है और माइक बोलता है कि नहीं वो असली नहीं है, मगर जो उसके चेहरे पे एक्सप्रेशन आया होता है उससे मालूम चलता है कि वो झूठ बोल रहा है। जब यहाँ पे बुक साइनिंग खत्म हो जाती है तो अपने गाड़ी में बैठता है और अपने घर की तरफ निकल जाता है जो लॉस एंजलिस में है। वो तुरंत वहाँ पहुँचते ही बीच पे जाता है सर्फिंग करने के लिए और जब वो सर्फिंग कर रहा होता है तो हमें दिखाई देता है कि ऊपर से एक प्लेन जा रहा है जिसमें किसी तरह का बैनर लगा है एडवर्टाइजमेंट का, और जब माइक ऊपर की तरफ देखता है तो वो सामने से एक बड़े से वेव को आते हुए नहीं देख पाता और वो अंदर पानी के चला जाता है उस वेव की वजह से। मगर किसी तरह से हमें मालूम चलता है अगले सीन में कि उसको बचा लिया गया है, उसको होश आता है और उसको मालूम चलता है कि वो अभी भी जिंदा है, सब कुछ ठीक है। तो वो वापस से निकल जाता है पोस्ट ऑफिस की तरफ जहाँ पे उसका जो मेल आया हुआ होता है वो सबको उसे कलेक्ट करना होता है। जब वो अपने सारे मेल्स चेक कर रहा होता है तो वहाँ पे एक पोस्ट कार्ड होता है, एक पर्टिकुलर पोस्ट कार्ड जिसपे उसका ध्यान चला जाता है। बेसिकली वो जो पोस्ट कार्ड होता है वो डॉल्फिन होटल का पोस्ट कार्ड होता है और उसके पीछे लिखा हुआ होता है कि कमरा 1408 जो है उसके अंदर बिल्कुल भी मत जाना। अब ये जानने के बाद, और वैसे भी एक ह्यूमन साइकोलॉजी की बात है कि जब आपको जो चीज करने को मना करी जाती है वो करने का ज्यादा इंट्रीग होता है, तो वो एकदम से घर जाता है और उस होटल में फोन लगाने लग जाता है और 1408 कमरे के बारे में पूछने लगता है। मगर वहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो ये बोलती है कि जो कमरा है अभी वो अवेलेबल नहीं है। तो वो बोलता है कि उसे कोई भी तारीख चलेगी, कितने भी सालों के बाद, महीनों के बाद, हफ्तों के बाद, सब चलेगा उसको, बस उसे उस कमरे के अंदर जाना है। जिसपे वो रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि वो कमरा कभी भी अवेलेबल नहीं है। जिसके बाद वो ये भी बोलती है उसको कि उसको इतना ही है तो कोई और कमरा वो ले ले। मगर यहाँ माइक को देख के लग रहा है कि उसको इस चीज पे गिव अप नहीं करनी और उसको कोई और कमरा नहीं, उसको वही कमरा चाहिए। अब उसको इन्फॉर्मेशन रिसेप्शनिस्ट से तो नहीं मिलता है तो वो जाता है इंटरनेट पे और 1408 कमरे के बारे में जो डॉल्फिन होटल का है उसके बारे में वो रिसर्च करने लग जाता है। और जब वैसा कर रहा होता है तो जो सामने आती हैं चीजें उससे वो काफी ज्यादा शॉक में है। मालूम उसको ये चलता है कि काफी सारे लोग हैं जो उस कमरे में रह चुके हैं जिन्होंने अपने आप को इवेंचुअली आगे चल के मार डाला था और इन सब चीजों की वजह
वजह से ही सालों से वो कमरा बंद है। जिसके अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि यहाँ पे एक और आदमी है जिसका नाम सैम है और हमें मालूम चलता है कि वो माइक का पब्लिशर है। यहाँ पे माइक ने कॉल लगाया होता है सैम को पूछने के लिए उस होटल के बारे में, और यहाँ पे सैम उसको बताता है कि एक्चुअली में एक लॉ है जिसमें तुम लॉ सूट फाइल कर सकते हो उस होटल के अगेंस्ट अगर कि वो कमरा खाली है और वो आपको रहने वहाँ नहीं दे तो। जिसके अगले ही मोमेंट में हमें मालूम चलता है कि माइक टैक्सी के अंदर है, न्यूयॉर्क में पहुंच गया है और वो कैब लेके पहुंचता है सीधे डॉल्फिन होटल। जब वो अंदर जा रहा होता है रिसेप्शन की तरफ तो वो आसपास चीजों को बहुत ही ज्यादा ध्यान से देख रहा होता है, मगर वो नोटिस करता है कि वहाँ पे कुछ भी अनयूजुअल या क्रीपी नहीं है। जिसके बाद वो रिसेप्शन तक पहुंच जाता है और वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट उसके जो डिटेल्स हैं वो डाल रही होती है। तो यहाँ पे वो बोलता है कि उसको वो पर्टिकुलर कमरा चाहिए, और ये चीज सुनते ही वो जो औरत है रिसेप्शनिस्ट है वो शॉक हो जाती है और तुरंत जाती है मैनेजर के पास। जिसके बाद उसको जो मैनेजर है वहाँ का जिसका नाम जेरल्ड है उसके पास उसको भेजा जाता है माइक को कि अब वहाँ पे उसी से वो बात करे कि उसे करना क्या है। जेरल्ड यहाँ पे माइक को बोलता है कि वो जाके उस कमरे में कितना देर रहना चाहता है। तो यहाँ पे माइक उसको बोलता है कि वो उस कमरे में पूरी रात गुजारना चाहता है, मगर जेरल्ड ये बात सुन के उसको बोलता है कि कोई भी इंसान उस कमरे में 1 घंटे से ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाया। जिसके बाद वो उसको ये भी बताता है कि वहाँ पे 56 लोगों ने अपने आप को मार दिया था और इसके बाद वहाँ पे आने लोगों को अलाउड करना बंद कर दिया गया। जिसके बाद जेरल्ड यहाँ पे अपनी डायरी निकाल के माइक को देता है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन है उन डेथ्स को लेके, और बोलता है कि वो उस कमरे में नहीं रह सकता मगर वो अपनी बुक के लिए इस डायरी में जो इन्फॉर्मेशन है उसका इस्तेमाल जरूर कर सकता है। मगर तब भी यहाँ पे माइक को देख के लग रहा है कि वो इस चीज में गिव अप नहीं करने वाला, क्योंकि उसको अब जाके अपनी एक बुक के लिए एक अच्छा कंटेंट नजर आ रहा है। वो बार बार इंसिस्ट कर रहा होता है कि वो उसी कमरे में रहेगा और वो वहाँ से नहीं जाने वाला जब तक कि वो लोग उसको वो कमरा असाइन नहीं कर देते। और एंड में देख के लग रहा है कि ना चाहते हुए भी जेरल्ड ने उसको उस कमरे की चाबी दे दी है। जिसके बाद वो दोनों लिफ्ट लेते हैं 14th फ्लोर पे जाने के लिए, और जैसे ही वो लिफ्ट खुलती है तो दोनों अपने अपने अलग अलग रास्ते निकल जाते हैं, क्योंकि जेरल्ड बोलता है कि वो उस लिफ्ट के बाहर नहीं जाने वाला, उसके आगे माइक अकेला ही जाए। माइक अपने कमरे की तरफ जा रहा होता है, उसके हाथ में वही डायरी होती है तो जेरल्ड ने उसको दी थी और उसी को वो पढ़ रहा होता है। स्टार्टिंग में तो उसको सारी चीजें नॉर्मली लग रही होती हैं, क्योंकि उसको वहाँ पे क्लीनिंग लेडी भी दिख रही है, एक और औरत दिख रही है बच्चे के साथ, तो उसको लग रहा है कि सब कुछ नॉर्मल ही है। जिसके बाद वो 1408 वाले रूम तक पहुँच जाता है, दरवाजा खोलता है और अंदर की लाइट ऑन करके दरवाजा बंद कर देता है। जिसके बाद वो अपना टेप रिकॉर्डर निकालता है और जैसे ही वो कमरे के अराउंड वॉक कर रहा होता है वो सारी चीजें बोल बोल के उसी में रिकॉर्ड कर रहा होता है, जिसको वो बेसिकली डिस्क्राइब कर रहा है कमरे में कौन सी चीज कहाँ कैसे रखी हुई है और उसको कैसे अपीयर हो रही है, जिससे कि बाद में वो उसका इस्तेमाल कर सके अपनी बुक को लिखते टाइम। मगर यहाँ पे जैसे वो बोलता है कि जैसा उसने एक्सपेक्ट करा था उससे काफी ज्यादा बोरिंग है ये कमरा, एकदम अचानक से वहाँ पे रेडियो पे गाना बजने लगता है जिससे वो डर जाता है। जिसके बाद वो मुड़ता है तो उसको अपने पिलो पे 2 चॉकलेट्स पड़े हुए दिखाई देते हैं, जिसमें से एक वो खाने लगता है तो उसको कुछ आवाजें आ रही होती हैं, जिसको वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाता है। जिसके बाद वो देखता है वहाँ कुछ भी नहीं है तो गाना बंद करता है रेडियो पे, और इस बार देख के लग रहा है कि वो जेन्युइनली एक्साइटेड है कि उसको फाइनली लिखने के लिए कुछ कंटेंट अच्छा मिल गया है। मगर वो यहाँ पे ये रियलाइज नहीं करता है अभी भी अब वो बहुत ही ज्यादा मुसीबत में आ गया है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं माइक का मानना है कि जो होटल के स्टाफ है वही सारा ये सब कर रहे हैं उसको डराने के लिए। कुछ टाइम बीतता है और हम देखते हैं कि वहाँ पे जो कमरा है उसका टेम्परेचर अपने आप बहुत ज्यादा गर्म होने लगा है। वो यहाँ पे थर्मोस्टेट की जो सेटिंग है उसको वो गिराने की कोशिश करता है जिससे कि टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, मगर वो काम नहीं कर रहा होता। जब वहाँ पे कंडीशन एकदम ही अनबेरेबल हो जाती है उसके लिए तो वो फाइनली डिसाइड करता है कि वो नीचे रिसेप्शन पे कॉल करके बोलेगा कि वहाँ पे एक मैकेनिक को भेजे इस इशू को सॉल्व करने के लिए। जिसके बाद वो फोन रख देता है और वहाँ पे जो कमरा है उसमें वो यूवी लाइट जो लाया था उससे वो देखने लगता है सारी चीजों को, और उसको वहाँ पे हर जगह ब्लड स्टेन्स दिखाई दे रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि दरवाजे पे नॉक हुआ है और मैकेनिक आया है, और यहाँ पे माइक जाता है दरवाजा खोलने के लिए, मगर वो जो मैकेनिक है वो बोलता है वो उस कमरे के अंदर नहीं आएगा, मगर वो यहाँ पे माइक को बोलता है कि वो सारी चीजें कैसे करनी है ठीक वो उसको यहाँ खड़े होके बताएगा, और माइक वैसे वैसा करता जाए। अब जैसे जैसे मैकेनिक बोल रहा होता है माइक वैसा ही करता है और किसी तरह से टेम्परेचर वापस नॉर्मल हो जाता है। मगर जैसे ही वो मुड़ता है थैंक्स बोलने के लिए मैकेनिक को तो वो देखता है कि मैकेनिक वहाँ है ही नहीं। इसके बाद यहाँ पे माइक बैठा होता है बेड पे कि अचानक से फिर से रेडियो ऑन हो जाता है और बहुत ही लाउड म्यूजिक बजने लग जाता है, जिससे वो फिर से डर जाता है। और जो यहाँ पे रेडियो पे क्लॉक लगा हुआ है उसको हम लोग नोटिस करते हैं कि वो ऑटोमेटिकली एक टाइमर सेट कर दिया है 60 मिनट्स का, और उसके बाद हमें बहुत ज्यादा लाउड हाई पिच आवाज सुनाई देने लग जाती है
जो अपने आप कहीं ना कहीं यहाँ पे माइक को भी बहुत ज्यादा इरिटेट कर रही होती है, उसके कान में बज रही होती है, जो उसके लिए अनबेरेबल होने लग जाता है। वो यहाँ पे विंडो को खोलता है कि शायद इस आवाज से वो अपना थोड़ा सा रिलीफ पा सके। तो वो देखता है कि वहाँ नीचे बहुत ट्रैफिक है, तब भी उसको ट्रैफिक की आवाज सुनाई नहीं पड़ रही, बस वो हाई पिच जो आवाज टिंगलिंग सी चल रही है बस वही सुनाई पड़ रही है उसको। तभी अचानक से जो खिड़की है वो उसके हाथ पे बंद हो जाती है, जिससे उसको बहुत जोर से चोट लगती है और वो एकदम दर्द में चिल्लाते हुए बाथरूम में जाता है उसको टेंड करने के लिए। तो वो वहाँ पे फॉसेट खोलता है, नल खोलता है बेसिकली पानी का, जिससे कि वो अपने हैंड को वॉश कर सके। तो बहुत ही गर्म पानी वहाँ टैप से निकल रहा होता है, जो उसको टेक्निकली बर्न कर देता है। हम वहाँ पे पानी में से स्टीम निकलता हुआ भी देख पा रहे हैं। जिसके बाद माइक यहाँ पे आता है अपने कमरे में, जिससे कि वो कोई कपड़ा या कोई चीज अपने वुंड पे रैप कर सके। तो हमें सुनाई देता है कि एकदम से यहाँ पे गाना बजने लग गया है, जिसका टाइटल होता है कि वी हैव ओनली जस्ट बिगिन, मतलब कि अभी तो हमने बस शुरुआत करी है। अब यहाँ पे माइक को बहुत गुस्सा आने लग जाता है, वो बहुत ज्यादा पेन में भी होता है, वो गुस्से में जाता है और वो वहाँ पे रेडियो को उसके आउटलेट से डिस्कनेक्ट कर देता है। मगर तब भी हम देखते हैं कि जो टाइमर है उस पे वो फिर भी चल रहा है। अब ये वो पॉइंट आता है जब माइक एकदम रियलाइज कर जाता है कि वो बहुत ज्यादा मुसीबत में है। तो वो अपने सारे सामान को उठाने लग जाता है, जिससे कि वो उस कमरे को छोड़ के वहाँ से जा सके। और जैसे ही वो दरवाजे में चाबी को लगाता है खोलने के लिए, तो उसकी किस्मत इतनी खराब है कि वो जो चाबी है वो आधी टूट जाती है अंदर ही दरवाजे के। जिसके बाद वो डोर नॉब को जैसे ही पकड़ता है तो वो भी गिर जाता है। यहाँ पे माइक बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है और वो दरवाजे को खोलने के लिए उस पे लात मारने लगता है, जिससे कि वो उसको गिरा सके, तोड़ सके जैसे भी, मगर उसका भी कोई फायदा नहीं हो रहा होता। जिसके बाद वो वापस से खिड़की की तरफ जाता है, जहाँ से उसको लगता है कि वो लोगों का चिल्ला चिल्ला के अटेंशन अपनी तरफ ग्रैब कर पाएगा, मगर वहाँ पे उसको नहीं ऐसा कोई फायदा दिख रहा होता। इंस्टेड वो यहाँ स्पॉट करता है कि उसके सामने वाली जो बिल्डिंग है वहाँ पे भी एक आदमी है। उसको देख के उसका अटेंशन ग्रैब करने के लिए माइक अपने हाथ उठा के चिल्लाने लगता है। तो वो नोटिस करता है कि वो अपने खुद के ही रिफ्लेक्शन को देख रहा है, क्योंकि जैसे जैसे एक्शंस वो कर रहा है, सामने जो चीज खड़ी है या जो भी उसको चीज दिख रही है वो भी वही चीज कर रही है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो उसका रिफ्लेक्शन वाला चीज है उसके पीछे एक क्रीपी सा गंदा सा मास्क पहना हुआ एक फिगर आया है, जिसके हाथ में चाकू है और वो पीछे से आके रिफ्लेक्शन वाले माइक पे अटैक करके उसको मार डालता है। और जैसे ही माइक यहाँ पे रियल लाइफ में पीछे मुड़ता है तो उसको वही सेम चीज अपने पीछे भी दिखाई देती है। वो जमीन पे डर के मारे गिर जाता है और अपनी आंखों को बंद कर लेता है, क्योंकि उसको यहाँ पे एकदम हेल्पलेसनेस होती है और वो अपना बस मरने का ही लग रहा है, वेट कर रहा है। मगर एकदम से जैसे ही वो होश में आता है तो वो जो एंटिटी है वो उसको कहीं भी नजर नहीं आती। ये चीज पे उसको बहुत ज्यादा थोड़ा सा लग रहा होता है कि क्या चल रहा है उसके साथ, क्योंकि यहाँ पे वो इस पॉइंट पे कन्विंस हो गया होता है कि वो यहाँ पे हैलुसिनेट कर रहा है चीजों को। अब यहाँ पे वो चीजें जो हो रही हैं उनका जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। तो उसको अचानक से याद आता है कि जेरल्ड ने उसको यहाँ पे एक बॉटल दिया है अल्कोहल का। तो उसको यहाँ पे शक होने लग जाता है कि हो सकता है कि उस अल्कोहल में कुछ मिलाया गया है, इस वजह से वो हैलुसिनेट कर रहा है और उसको ये सारी अजीब अजीब सी चीजें दिखाई दे रही हैं। उसको यहाँ पे ये भी लगने लग जाता है कि उसने जो पिलो पे रखी हुई चॉकलेट खाई थी उसमें भी शायद कोई चीज मिली हुई है। तभी अचानक से वहाँ होटल रूम में एक टीवी रखा हुआ होता है, वो ऑन हो जाता है और वहाँ हम देख रहे हैं कि एक वीडियो चल रही है जिसमें माइक अपने परिवार के साथ है। हम वहाँ पे उसकी एक्स वाइफ लिली और उसकी बेटी केटी दोनों को देख पा रहे होते हैं। और माइक उस चीज को देख के बहुत ज्यादा धीरे धीरे जा तो रहा है टीवी की तरफ, मगर वो इमोशनल होता जा रहा है। वो यहाँ पे टीवी का स्क्रीन टच करता है जहाँ पे उसकी बेटी उसको दिखाई दे रही होती है, मगर एकदम अचानक से टीवी बंद हो जाता है। जिसके बाद टीवी बंद हो गया है, पर माइक को दूसरे कमरे से, मतलब जो एडजेसेंट बगल वाला होटल का कमरा है उसमें से उसको यहाँ पे सुनाई दे रहा होता है एक छोटे बच्चे की रोने की आवाजें। उसको लगता है कि उसने जिस औरत को देखा था बेबी के साथ उसका कमरा है बगल वाला। तो वो दीवारों पे बैंग करने लगता है, जिससे कि उस औरत का वो अटेंशन अपने तरफ ग्रैब कर सके और कुछ मदद मिल सके। मगर यहाँ पे चीजें उल्टा ही हो रहा होता है और जो बेबी के यहाँ पे रोने की आवाज है वो धीरे धीरे और जोर से होने लग जाती है, इतनी ज्यादा कि यहाँ पे देख के लग रहा है कि माइक खुद बहरा हो जाएगा। यहाँ पे माइक बहुत ही बुरे कंडीशन में होता है, पैनिक हो रहा होता है, तो वो दीवार पे एक चेयर उठा के फेंक देता है। और जैसे ही वो ऐसा करता है तो वो जो बेबी की आवाज होती है
वो बंद हो जाती है, मगर उसके बाद जो चीज होती है वो और ज्यादा बेकार है, क्योंकि यहाँ पे माइक नोटिस करता है कि जो दीवारें हैं उसमें से क्रैक्स जो है उसमें से ब्लड गिर रहा है, ऐसा जैसे कि एक एक्चुअल इंसान को अगर आप यहाँ पे मारोगे तो कैसे उसको चोट लग जाती है और खून बहने लगता है, वैसे ही दीवारों पे उसने जब मारा था कुर्सी को तो ऐसा लग रहा है कि जो दीवार है उसको चोट लग गई है और उसमें से खून बह रहा है। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि माइक यहाँ पे जो फ्लोर प्लान है उसको इंस्पेक्ट कर रहा होता है, जहाँ पे उसको बहुत सारे कमरे अपने बगल में दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे जब दरवाजा वो खोल नहीं सकता तो वो सोचता है कि वो खिड़की से बाहर जाएगा और बगल वाले रूम के अंदर जाके मदद मांगेगा। धीरे धीरे वो बाहर तो आता है और बहुत पतला सा लेज होता है जिसपे वो चढ़ के दूसरे कमरे की तरफ जाने लगता है, मगर वो यहाँ पे देखता है कि वो थोड़ा सा दूर तो आ गया है, अगला कमरा आ जाना चाहिए अब तक, मगर वो रियलाइज करता है कि अगला कोई विंडो है ही नहीं वहाँ पे। अब इसके बाद वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वापस अपने कमरे की तरफ जाने लग जाता है, मगर जब वो जा रहा होता है तो एकदम से एक औरत आके उस पे अटैक करने लगती है, जिसकी वजह से वो ऑलमोस्ट नीचे ही गिरने वाला होता है। वो वहाँ पे किसी तरह से लटका हुआ होता है तो वो देखता है कि जो उसको औरत दिखाई दी थी वो एक्चुअली में उसको अटैक भी नहीं कर रही है, वो खुद यहाँ पे वहाँ से खिड़की से कूदने के लिए आई हुई है। और जैसे माइक विंडो से वापस अंदर आता है कमरे में तो एकदम से विंडो तभी अचानक बंद हो जाता है, जिसके बाद वो वापस से फ्लोर प्लान को देखने के लिए जाता है तो उसको मालूम चलता है कि पूरा जो फ्लोर प्लान है वो बदल चुका है। उसको वहाँ फ्लोर प्लान में सिर्फ अपना ही कमरा दिख रहा है और बाकी होटल में कुछ भी नहीं है वहाँ पे। यहाँ पे एक और चीज बहुत अजीब हो गई होती है, वो ये होता है कि 1408 वाला जो कमरा है उसका जो अपीयरेंस है वो पूरी तरीके से अब बदल चुका है, मतलब कि यहाँ पे जो दरवाजा और विंडो ये सब सारी चीजें हैं वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुकी हैं दीवारों से। अब यहाँ पे उसको विश्वास नहीं हो रहा होता कि क्या चल रहा है ये सब उसके साथ। तो उसने जो पहले यहाँ जब कमरे में आया था तो उसने रिकॉर्डिंग करी थी, उसको वो सुनने लग जाता है ये चेक करने के लिए कि वो अभी भी सेन माइंड का है भी कि नहीं है। और उसको यहाँ पे और ज्यादा यहाँ चीजें अजीब तब लग जाती हैं जब वो यहाँ पे अपनी रिकॉर्डिंग को सुनता है और वो रियलाइज करता है कि वो यहाँ बोल रहा है कि वो जो कमरा है वो हॉन्टेड है। अब यहाँ पे वो कंफ्यूज हो गया होता है कि रिकॉर्डिंग में एग्जैक्टली कौन बोल रहा है इस कमरे के बारे में कि वो हॉन्टेड है। तो वो जाता है और उसको रियलाइज होता है कि उसके बैग में उसका लैपटॉप है, वो यहाँ पे उसे कनेक्ट करता है जिससे कि वो अपनी वाइफ को जो न्यूयॉर्क में ही रहती है उसको वो यहाँ पे वीडियो कॉल करेगा और मदद मांगेगा। वो यहाँ पे कॉल लग भी जाती है, वो अपने वाइफ को बोलता है कि वो बहुत अजीब से सिचुएशन में फंसा हुआ है और वो ये भी बोलता है कि वो चाहता है कि वो जाके पुलिस को कॉल लगाए और डॉल्फिन होटल में भेजे कमरा 1408। और जब यहाँ पे वो उसको और चीजें बता ही रहा होता है तो उस कमरे में जो स्प्रिंकलर्स लगे हुए होते हैं वो अचानक से अपने आप चल जाते हैं और हर जगह पानी पानी होने लगता है, जिसकी वजह से उसका जो लैपटॉप है वो भी खराब होने लग जाता है। साथ ही साथ वहाँ पे थर्मोस्टेट भी खराब हो जाता है और जब यहाँ वो स्प्रिंकलर्स को बंद करता है तो एकदम से वो देखता है कि जो कमरा है इस बार वो फ्रीज होने लग गया है और वहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम तरीके से ठंड हो गई है। वहाँ कमरे में अलग अलग चीजें जो पड़ी हुई होती हैं उनको वो जलाने लग जाता है खुद को गर्म रखने के लिए। और थोड़ा सा टाइम बीतता है तो देख के लग रहा है कि माइक ने एकदम गिव अप ही कर दिया है, बस अपने मरने का इंतजार कर रहा है कि अचानक से उसके लैपटॉप पे कॉल आती हुई उसे सुनाई देती है, जो देख के लग रहा है कि अभी तो खराब हुआ था अपने आप ही मिरेकल्सली अपने आप ठीक भी हो गया है। ये मालूम चलता है कि लिली ने उसको कॉल किया है और वो यहाँ उसको बताती है कि पुलिस जो है वो होटल के कमरे में 1408 में आई है, मगर वो ये भी बोलती है कि जो पुलिस है वो बोल रही है कि वो जो कमरा है वो खाली है। तभी हमें दिखाई देता है कि जो लैपटॉप है वो ग्लिच करने लग गया है और यहाँ पे एक माइक जैसा ही सुपरनैचुरल फिगर जो है वो यहाँ पे खुद इंस्ट्रक्शंस देने लग गया है लिली को, मतलब कि जो ओरिजिनल माइक है वो जो भी कह रहा है उसको ये सुपरनैचुरल हॉन्टेड वाला जो माइक है वो ओवरराइड कर रहा है। यहाँ पे जो यहाँ हॉन्टेड वाला जो माइक है वो लिली को बोल रहा होता है कि वो आए 1408 वाले कमरे में। हो सकता है वो चाहता हो कि लिली भी वहाँ आए कमरे में और वो भी फंस जाए इस लूप में जो भी चल रहा है। जो असली वाला माइक है वो यहाँ पे रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा होता है कि कुछ भी हो जाए लिली वहाँ पे नहीं आए, मगर उसकी जो आवाज है वो यहाँ पे लिली तक पहुँच ही नहीं रही होती। अचानक से वहाँ पे देख के लग रहा है कि अर्थक्वेक टाइप आ गया है, सारी चीजें गिरने लगती हैं और जो कमरा है उसके जो आइटम्स जो सारे रखे हुए हैं वो भी टूट रहे हैं, जो दीवारें हैं उस पे क्रैक्स आ रहे हैं और सारी जगहों पे अलग अलग पत्थर वत्थर सब पड़े हुए हैं जमीन पे। जिसके बाद अचानक वहाँ बारिश भी होने लग जाती है और वहाँ पे माइक का वहाँ पे देखता है जब वो आया था कि वहाँ एक शिप की पेंटिंग है ओशन में, उसमें से पानी सारा कमरे के अंदर आने लग गया है, जिसकी वजह से माइक यहाँ पे उसमें डूबने लग जाता है। वो यहाँ अपनी जान बचाने के लिए बहुत ज्यादा फाइट मार रहा होता है, स्ट्रगल कर रहा होता है और उसको अचानक से अपने ऊपर एक रोशनी सी
दिखाई देती है जिसके तरफ वो स्विम करने के लिए जाने लगता है। करते करते वो सरफेस तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पे देख के वो शॉक हो जाता है कि वो बीच पे है, मतलब कि पहले वो कमरे में था, अब वो बीच पे है जहाँ पे वो ड्राउन हुआ था, वो वाले बीच पे है और उसके ऊपर से वही वाला हेलीकॉप्टर गया है फिर से। और इस बार एक्चुअली में वो जो प्लेन में जो बैनर लगा हुआ था उसको वो पढ़ पाता है जिसमें बोला गया है किसी इंश्योरेंस के बारे में, अगर आपको इंश्योरेंस चाहिए तो एक नंबर दिया गया है, उस पे आप कॉल करो। मगर वहाँ जो नंबर है उसके एंड में जो नंबर है वो उसमें होता है 1408। अब यहाँ पे माइक थोड़ा टाइम बीता होता है, वो उठता है तो उसको मालूम चलता है कि वो लॉस एंजलिस में है, हॉस्पिटल में है, वहाँ पे उसकी एक्स वाइफ लिली भी है। अब यहाँ पे वो एकदम टाइम नहीं वेस्ट करता और जो इंसिडेंट हुआ है डॉल्फिन होटल का 1408 वाले कमरे का उसको बताने लग जाता है वो। मगर यहाँ पे लिली उसको बोलती है कि उसने ऐसे होटल के बारे में तो सुना ही नहीं। कुछ दिन बीत जाता है, माइक यहाँ पे अपनी नॉर्मल लाइफ फिर से लिली के साथ जी रहा होता है, जब यहाँ पे वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो लोग अपने रिलेशनशिप को एक और चांस देंगे। और यहाँ पे एक रात डिनर हो रहा होता है, तो यहाँ पे माइक जो है वो एकदम डिनर के बीच में वेटर की तरफ देखता है, तो यहाँ वो रियलाइज करता है कि वो तो वही भूत है जिसको उसने 1408 वाले कमरे में देखा। मगर जब वो दोबारा उस वेटर की तरफ देखता है तो उसको रियलाइज होता है कि वो सिर्फ हेलुसिनेट कर रहा है। अब यहाँ पे अपना दिमाग शांत रखने के लिए वो 1408 वाले कमरे में जो हुआ है उसके साथ उसको वो लिखने लग जाता है और जल्दी वो अपनी स्क्रिप्ट पूरी भी कर देता है और डिसाइड करता है कि वो उसे प्रिंट करेगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो पोस्ट ऑफिस जाता है जहाँ पे न्यूयॉर्क में जो उसका पब्लिशर है वो उसको मेल करे उस बुक को, मैन्युस्क्रिप्ट को बेसिकली। और वहाँ काउंटर में, पोस्ट ऑफिस के काउंटर पे जो आदमी होता है वो उसके तरफ मुड़ता है, तो वो उसको मुड़ के बोलता है कि आज पोस्ट ऑफिस बंद है। और यहाँ पे माइक शॉक हो जाता है देख के उसकी शक्ल बेसिकली, क्योंकि उसको याद आता है कि वो सेम बेल बॉय है। बेल बॉय मतलब कि जिस आदमी ने उसके होटल में सामान उठाया था डॉल्फिन होटल में, वही सेम आदमी का शक्ल है वो जो आदमी पोस्ट ऑफिस में है वो। तभी अचानक से जितने लोग होते हैं वहाँ पोस्ट ऑफिस में वो दीवार को डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं, तोड़ने लग जाते हैं। और यहाँ पे माइक को मालूम चलता है कि वो वापस से उसी कमरे में है डॉल्फिन होटल के। यहाँ पे इसको रियलाइजेशन हो जाती है कि जो पिछले यहाँ पे एक हफ्ते से जो भी उसके साथ हुआ है वो सिर्फ एक सपने का पार्ट है और कुछ भी नहीं, और वो अभी भी 1408 वाले कमरे में ट्रैप्ड है। चीजें और बेकार हो जाती हैं क्योंकि वो जो पूरा कमरा है वो तो एकदम खराब हो चुका है। और यहाँ पे वो चिल्लाने लगता है मदद के लिए, तो हमें दिखाई देता है कि उसकी जो बेटी है केटी वो उस कमरे में आ जाती है। वो उसको डैडी करके बुला रही होती है और उससे मदद मांग रही होती है। और माइक यहाँ पे जानता है कि वो असली में उसकी बेटी नहीं है क्योंकि उसकी बेटी तो मर चुकी है, मगर वो तब भी अपने आप को रोक नहीं पाता है अपनी बेटी को गले लगाने से। जिसके बाद मालूम चलता है कि एग्जैक्टली केटी 7 साल पहले कैंसर की वजह से मर गई थी और उसके मरने के बाद माइक और लिली दोनों अलग अलग होने लग गए। वापस कमरे का हमें दिखाया जाता है जहाँ पे वो केटी को बोलता है कि वो दोनों साथ में रहेंगे एक परिवार की तरह और कोई भी उसको इस बार उससे दूर नहीं ले जा सकता। तभी हम देखते हैं कि जो यहाँ पे बच्ची है वो उसके आर्म्स में ही दोबारा से मर जाती है, मतलब एकदम से पेरिश हो जाती है। और ये देख के माइक रोने लग जाता है और रोते रोते वो बोलने लग जाता है कि तुम उसको 2 बार नहीं ले जा सकते। तभी अचानक से फिर से रेडियो पे गाना बजने लगता है और देख के लग रहा है कि पूरा कमरा जैसा स्टार्टिंग में था वैसा ही वापस से हो गया है। तभी अचानक से रेडियो पे गाना बजने लग जाता है, केटी की जो बॉडी है वो पेरिश हो जाती है और एकदम डिब्री के साथ मिक्स हो जाती है। जिसके बाद यहाँ पे माइक एकदम पागल हो जाता है और वहाँ कमरे में जितनी सारी चीजें होती हैं उन्हें तोड़ने लग जाता है, इधर उधर फेंकने लग जाता है। और फिर भी वो जो म्यूजिक है वो बज रहा होता है और हम नोटिस करते हैं कि रेडियो पे जो टाइमर है उसका जो टाइम है वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। जिसका अगला सीन हम देखते हैं, जो टाइमर है रेडियो का उसका जो घड़ी में टाइम दिखा रहा है वो 0 पर है। और फिर से यहाँ पे हम सारी चीज एकदम ओरिजिनल जो 1408 वाला कमरा है उसी में जो सारी चीजें ठीक है उसी में हम अपने आप को देख पा रहे हैं। यहाँ पे हम फिर से नोटिस करते हैं कि रेडियो पे जो क्लॉक है उसने वापस अपने आप को रीसेट कर दिया है 1 घंटे के टाइमर पे। इससे मालूम चल जाता है कि माइक जो है एक एंडलेस लूप में फंसा हुआ है। तभी यहाँ पे फोन बजता है और एकदम से भागता है माइक फोन उठाने के लिए और उठाते ही वो पूछता है कि तुमने मुझे मारा क्यों नहीं। जहाँ पे सामने से जो टेलीफोन पे ऑपरेटर होता है वो उसको बोलता है कि वो यहाँ पे 2 चीजों में से एक चीज चूज कर सकता है, या तो जो 1 घंटा बीता है उसको दोबारा से जी सकता है या तो वो अपनी लाइफ को एंड कर सकता है। उसी टाइम पे माइक यहाँ पे अपना एक ग्रेव यहाँ पे जो लगा हुआ है उसकी बेटी के साथ उसको भी नोटिस करता है और वो रियलाइज करता है कि वो जो कमरा है वो फोर्स कर रहा है कि यहाँ पे वो खुद को खुद ही मार दे, क्योंकि वो वापस से एक ही चीज को रिलिव बार बार लूप में नहीं कर पाएगा। और ये वही चीज है जो वहाँ पे जो पहले उस कमरे में लोग रहे हैं उनके साथ भी कमरे ने यही करा था। तभी हम यहाँ पे दोबारा से सुन पाते हैं कि माइक ने यहाँ कान पे फोन लगाया है और जो ऑपरेटर है वो उससे पूछता है कि क्या वो तैयार
तैयार है अपने दोनों में से कोई एक चॉइस को यहाँ पिक करने के लिए। माइक यहाँ पे बोलता है थोड़ा सा रुक के कि नहीं, वो अभी चेकआउट नहीं करने वाला। इस बात के रिस्पॉन्स में ऑपरेटर यहाँ पे बोलता है कि उसकी जो वाइफ है वो जल्दी वहाँ पर आने वाली है और उसके बाद वो फोन काट देता है। ये सुन के माइक पैनिक कर जाता है और डिसाइड करता है कि वो खुद सारी चीज खत्म कर देगा। जिसके बाद जो उसके हाथ में अल्कोहल का बॉटल होता है जो यहाँ मैनेजर ने उसको दिया था, वो यहाँ पे देख के लग रहा है कि वापस से फुल है, क्योंकि रूम ने वापस अपने आप को रीसेट कर दिया है। जिसके बाद वो उसके अंदर एक हैंकी को डालता है जिससे कि वो एक मोलोटोव को बना सके। जिसके बाद वो उसमें आग लगा देता है और उसको वॉल के अगेंस्ट फेंक देता है, स्मैश कर देता है। ऐसा होने के बाद जो होटल का फायर अलार्म है वो चल जाता है और सारे होटल में जो लोग हैं वो पैनिक करने लगते हैं। हम लिली को देखते हैं कि वो बाहर अराइव हुई है। फायर फाइटर्स भी हैं बाहर, पर वो होटल के अंदर नहीं जा सकती क्योंकि अंदर से लोगों को बाहर इवैक्यूएट किया जा रहा है। यहाँ पे लिली बार बार बोल रही होती है कि उसका जो हस्बैंड है वो 1408 वाले कमरे के अंदर है, 14th फ्लोर पे। तब तक हमें यहाँ माइक को दिखाया जाता है जो शांति से उस कमरे में बैठा हुआ है, जो हमेशा वो अपने साथ एक सिगरेट को रखता है, उसको स्मोक कर रहा है। और उसके पीछे हम देख पाते हैं कि पूरा जो कमरा है वो आग में जलने लगा है। अब यहाँ पे वो हंसने लग जाता है और एकदम से वो यहाँ पे इसलिए हंस रहा होता है क्योंकि कहीं ना कहीं उसको काफी कंटेंट वाला फील आ रहा होता है कि वो जो कमरा है अब वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने वाला है और यहाँ पे वो किसी और की जान इसके बाद नहीं ले पाएगा। जिसके बाद यहाँ पे सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है माइक के यहाँ पे फ्यूनरल का, जहाँ पे हमें मालूम चलता है कि माइक एक्चुअली इस चीज से सरवाइव तो नहीं करा। और साथ ही साथ यहाँ पे हम लिली को देख पाते हैं जो यहाँ पे यूलिजी दे रही होती है, जहाँ पे वो बोलती है कि केटी और माइक फाइनली अब साथ में है। इसके बाद हम देखते हैं कि सेरेमनी खत्म हो गई है और हम यहाँ पे देखते हैं कि जेरल्ड जो है मैनेजर डॉल्फिन होटल का, वो लिली के पास आता है और उसके हाथ में माइक के बिलोंगिंग्स हैं। मगर लिली यहाँ पे मना कर देती है कि उसको नहीं चाहिए जो भी वहाँ पे उसकी चीजें हैं, क्योंकि वो चाहती है कि वो अब मूव ऑन करे इन सारी चीजों से। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि जेरल्ड वापस अपनी गाड़ी में आ गया है, तो उसको टेप रिकॉर्डर मिलता है माइक का यहाँ पे उसके सामान के साथ रखा हुआ। और जब वो उसको प्ले करता है तो उसको यहाँ पे माइक की फाइनल मोमेंट सुनाई पड़ रहे होते हैं। साथ ही साथ उसको यहाँ पे केटी के चिल्लाने की आवाजें भी आ रही होती हैं। सडनली हम देखते हैं कि यहाँ पे जेरल्ड जो है उसको एक छोटी सी बच्ची दिखाई दी है जो वो अपने बैक मिरर में देखता है और जैसे ही वो मुड़ता है तो वो नोटिस करता है कि एकदम बुरी तरीके से जला हुआ माइक पीछे है बैठा हुआ। इस चीज से वो बहुत ज्यादा डर जाता है। वो वापस से वो जो टेप रिकॉर्डर होता है उसको डब्बे में डालता है और वहाँ से गाड़ी से निकल जाता है। अब यहाँ मूवी का हमें फाइनल सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें यहाँ बेसिकली माइक का स्पिरिट दिखाया जा रहा है जो अभी भी 1408 वाले कमरे में ट्रैप्ड है। और जब वो इधर उधर घूम ही रहा होता है उस कमरे में ट्रैप्ड है, तो ऐसे ही घूम रहा होता है तो उसको केटी की आवाज सुनाई पड़ रही होती है पास से ही, जो उसको आवाज दे रही होती है। और इसके साथ ही इस मूवी का रिकैप यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये रिकैप पसंद आया हो देन टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ जब आप मुझे फॉलो करोगे इंस्टाग्राम पे तो आप चाहो तो आप अपने मूवी के रिकमेंडेशंस आके वहाँ मुझे मैसेज करके भी बता सकते हो और मैं उनको भी रिकैप करने की एज सुन एज पॉसिबल कोशिश करूंगी। ऑल्सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।